स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूलॉजी लर्निंग। आज का टॉपिक है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो आपका ग्लैंड्स टॉपिक से रिलेटेड है, जिसको मैं आपको पहले 2 पार्ट में डिस्कस कर चुका हूँ। इससे पहले का टॉपिक एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को मैंने डिस्कस किया है और ग्लैंड को डिस्कस किया है। उसी के आगे का पार्ट थर्ड्स हम लेके चल रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स को। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती क्या है? अब सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन पे जाऊं तो डेफिनेशन क्या होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। देखिए, डेफिनेशन इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स उसे कहते हैं जिसमें से हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स किसे कहेंगे? जिसमें से हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं और ये ब्लड से टच होकर के चलती हैं। ठीक है, ये जो ग्लैंड्स है वो ब्लड से टच होती है और ये डक्टलेस होती है। इसमें किसी प्रकार की कोई डक्ट नहीं होती है। तो ये डक्टलेस हुई क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका था पिछले वीडियो में, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर डक्ट पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ पर ये डक्टलेस होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स की संरचना एवं कार्य के अध्ययन को हम क्या कहेंगे? एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। ये एंडोक्राइनोलॉजी जिसमें कि हम फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी, जिसका नाम है क्लाउडे बर्नर्ड्स को फादर ऑफ मॉडर्न फिजियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसी में मैं अब ग्लैंड्स की बात करूं आपसे, तो एक और साइंटिस्ट हुए थे, थॉमस एडिसन को फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो ये ध्यान रखना इन दोनों साइंटिस्टों को, और दोनों साइंटिस्टों को अत्यंत महत्वपूर्ण हैं साइंटिस्ट दोनों। तो आप इन चीज़ों को याद रखना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आपको याद करके रखना है। इसमें क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, इसमें से हार्मोन सीक्रेशन होता है। हार्मोन सीक्रेशन में हार्मोन्स की डेफिनेशन, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सीक्रेशन को हार्मोन्स कहते हैं। जैसे मैं आपको पहले अभी बता चुका था जस्ट अ टाइम, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सीक्रेशन को क्या कहेंगे? हम हार्मोन्स कहते हैं। और हार्मोन्स का ये जो नाम दिया था, हार्मोन जो शब्द दिया है या हार्मोन जो नाम दिया है 1905 में एक इंग्लिश फिजियोलॉजिस्ट हुए थे, जिसमें E.H. स्टार्लिंग ने ये नाम दिया था हार्मोन। ठीक है, फॉरेनर साइंटिस्ट थे, फॉरेनर साइंटिस्ट ने इसको हार्मोन को डिस्कस किया था 1905 में। आपको सन डिस्कस कर सकते हैं, ये सन आपको डिस्कस करके हम बता सकते हैं। इसी में अब हम ग्लैंड्स की तरफ चल रहे हैं। तो ये ग्लैंड्स डिफरेंट एरिया में होती हैं बॉडी के, एक ब्रेन में भी होती है, गर्दन में भी होती है और स्टमक में भी होती है। तो मैं सबसे पहले डिस्कस कर रहा हूँ ब्रेन के अंदर, हम ऊपर से लेके चल रहे हैं, हम ब्रेन के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो एक ग्लैंड है आपकी हाइपोथैलेमस। ये ब्रेन के अंदर पाई जाती है, जस्ट लाइक अ बैग शेप कंडीशन। इसकी कंडीशन कैसी होती है? बैग शेप कंडीशन होती है, बॉडी के ब्रेन के अंदर पाई जाती है और इसमें से नर्वस हार्मोन्स रिलीज करती है। ये हाइपोथैलेमस क्या करती है? नर्वस हार्मोन्स रिलीज करती है और ये खासकर ब्रेन में पाई जाती है। इसमें ये काम करता है अदर ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का। हाइपोथैलेमस जो बॉडी की डिफरेंट ग्लैंड्स जो होती है उनको कंट्रोल करने में काम करता है। जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं वो सभी का सभी कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। इसके बाद की जो ग्लैंड आती है पीनियल ग्लैंड्स, ये दोनों जो आँखें होती हैं हम लोगों की, ये दोनों आँखों के बीच में पाई जाती हैं। आप कह सकते हैं जैसे कि भगवान शिव का जो नेत्र है, त्रिनेत्र जिसको हम कहते हैं, तो बीच में त्रिनेत्र जैसे होता है, तो उसी पॉइंट पर ये वहाँ पर पीनियल ग्लैंड्स पाई जाती है। इसमें से 2 हार्मोन सीक्रेशन होते हैं। 2 हार्मोन सीक्रेशन कौन कौन से होंगे बच्चों? एक होता है मेलाटोनिन, दूसरा होता है सेरोटोनिन। पहला हार्मोन्स का नाम है मेलाटोनिन और दूसरे हार्मोन्स का नाम है सेरोटोनिन। इनका फंक्शन क्या होता है? मेलाटोनिन जब हम रात को सोते हैं तो ये जो मेलाटोनिन है, रात के सोते समय
एक्टिव फॉर्म में आ जाता है। दिन में ये एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। यानी रात के समय में, सोते समय में ये जो आँखों के आसपास का जो एरिया है वो ब्लैकिश कलर का हो जाता है, तो ये मेलाटोनिन वहाँ पर वर्क करता है। इसी तरह से हम सेरोटोनिन की तरफ जाएं तो सेरोटोनिन कैसे कहते हैं। सेरोटोनिन में बात करेंगे, ये जो सेरोटोनिन है ये दूसरा हार्मोन्स है हमारे पीनियल ग्लैंड से निकलने वाला। ये खासकर क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा नींद लेकर के आता है। नींद में ये हार्मोन्स काम आता है। जैसे आप जानते हैं, आप देखते हैं, ये लाइट में काम नहीं करता है, दिन में काम नहीं करता है, बट ये जो काम करता है, ये जो काम करता है तो वो अंधेरे में काम करता है। ठीक है, जैसे कि जब हमें कभी नींद आ रही हो तो हम सबसे पहले अपने रूम की लाइट बंद करते हैं। रूम की लाइट बंद करते ही वहाँ पर सेरोटोनिन अपना काम करना शुरू कर देता है और हमें झट से नींद आ जाती है। तो ये कब काम करता है, ये अंधेरे में काम करता है। लाइट नहीं हो, लाइट बंद कर देते हैं, या लाइट होती है तो बंद कर देते हैं, या नहीं होती है तो ये अपना वर्क करना शुरू कर देता है। इसी प्रकार से ये सबसे ज़्यादा जो काम करता है ये बच्चों में काम करता है। ये बच्चों में सबसे ज़्यादा अधिक सक्रिय होता है, एक्टिव होता है। देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सबसे ज़्यादा नींद आती है, अधिक नींद आती है, वो सोते रहते हैं। उन्होंने फीडिंग किया, उसके बाद सो गए, फीडिंग किया, फिर सो गए। तो जितने भी नवजात शिशु होते हैं वो सबसे ज़्यादा सोने का काम करते हैं और उनका सेरोटोनिन ये अधिक एक्टिव हो जाता है। तो सेरोटोनिन ये एक निश्चित एज तक काम करता है, उसके बाद ये काम करना बंद कर देता है। अब ओल्ड एज की बात करें तो ओल्ड एज में सेरोटोनिन बिल्कुल काम नहीं करता है, करता है ऐसा नहीं है, बट बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल जीरो काम करता है, लेकिन कुछ काम करता है। जैसे देखा होगा जैसे जैसे एज बढ़ती हुई चली जाती है हमें नींद की जो पावर होती है वो कम होती हुई चली जाती है। ओल्ड एज व्यक्तियों को देखा होगा जैसे कि 60 से 70 साल तक के व्यक्ति जो होते हैं, या 60 से ऊपर साल के जितने भी व्यक्ति होते हैं उनको नींद कम आती है, तो वो कम सोते हैं, तो उनकी सेरोटोनिन काम करना बंद कर देती है, कम करती है। तो इसी तरह से ये सेरोटोनिन काम करती है। इस ग्लैंड को हम बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहते हैं। ये ग्लैंड क्या कहलाती है, बायोलॉजिकल ग्लैंड भी कहलाती है। थायराइड ग्लैंड्स, ये जो ग्लैंड होती है ये गर्दन के अंदर पाई जाती है। ये क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हम डिफरेंट ग्लैंड्स की बात कर रहे हैं। अभी मैंने ब्रेन के अंदर ग्लैंड्स की बात की। ब्रेन के अंदर 3 ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिसमें हाइपोथैलेमस, आपका पीनियल ग्लैंड्स, दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स को भी हम डिस्कस करेंगे। अभी हम गर्दन में डिस्कस कर रहे हैं थायराइड ग्लैंड्स को। थायराइड ग्लैंड्स ये शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में ये क्या होती है, सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। इसका वेट लगभग 25 से 40 ग्राम होता है। वेट कितना होगा आपको पूछा जा सकता है, 25 ग्राम से लेकर के 40 ग्राम के बीच में इसका वेट होता है। और ये ट्रैकिया के ऊपर पाया जाता है। ट्रैकिया जहाँ पर आप देख रहे होंगे, जहाँ पर हमारा सांस लेने की जो गर्दन से ऊपर ट्रैकिया है, सांस लेने वाला पार्ट होता है, उस जगह पर ये पाई जाती है, उसके ऊपर पाई जाती है। और लैरिंग्स यानी जो वॉइस बॉक्स है या लैरिंग्स और ट्रैकिया के, ये ट्रैकिया के ऊपरी हिस्से पे और लैरिंग्स के निचले अधर भाग पर पाई जाती है। इसकी कंडीशन एच शेप होती है। जैसे ये एच बनाया है मैंने, इस कंडीशन एक साइड ये आ जाती है, दूसरी साइड ये आ जाती है। ऐसी कंडीशन में ये दिखाई देती है, दोनों को सपोर्ट करती है, ये ब्रिज का काम कर देती है। तो ये दोनों को सपोर्ट करती है, इसको हम एच शेप कंडीशन इसको कहते हैं। तो हमारी ग्लैंड्स ये एच शेप होती हैं। इनका ये बाइलोब्स होती है। बाइलोब, एक लोब ये हो जाता है, दूसरा लोब ये हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं बाइलोब्स। ये बाइलोब्स ग्लैंड्स होती हैं। इसका फंक्शन क्या होता है बच्चों, इनका फंक्शन होता है ये बीपी को कंट्रोल करने का काम करती है। पहली बात तो ये बीपी को कंट्रोल करने का काम करेगी। दूसरा, इसमें थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है। ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है। और इसमें टीरोसिन टीरोसिन और आयोडीन पदार्थ होता है। टीरोसिन और आयोडीन पदार्थ इसके अंदर पाया जाता है। दूसरा, इससे रोग कौन सा होगा, रोग होता है गॉइटर्स रोग, जिसको हम घेंगा रोग बोलते हैं। हमारे गर्दन के आसपास का एरिया फूल जाता है, उसको हम गॉइटर रोग बोलते हैं। क्लियर हो रहा पॉइंट। इसी तरह से दूसरा आता है क्रिस्टेनिजम्स। क्रिस्टेनिजम्स
इस क्रिस्टेनिज़म्स को हम क्या कहेंगे, इसको कहते हैं, ये खासकर बच्चों में होता है। बच्चों की जो प्रवृत्ति हो जाती है, अगर ये रोग बच्चों में आता है तो जो बच्चों की प्रवृत्ति होती है वो शांत रहने की हो जाती है, बिल्कुल शांत, एकदम चुपचाप से बैठे रहेंगे। अगर ये क्रिस्टेनिज़म्स बीमारी है थायराइड्स के थ्रू, तो वो बच्चा कैसा रहेगा, शांत रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बोलेगा आपसे, बात नहीं करेगा, हिलेगा, बट वो एकदम शांत प्रवृत्ति का होगा। और एक और डिसीज़ है मैक्सोडीमा। मैक्सोडीमा इसी का ही पार्ट है। मैक्सोडीमा का काम क्या है, ये थायराइड्स में मोटापन बढ़ाता है। जैसे खासकर देखा होगा बहुत सारी फीमेल को ये रोग होता है, जो थायराइड होता है, खासकर फीमेल को ये दिखाई देता है, तो बहुत सारी फीमेल को ये रोग दिखाई देता है। तो ये फीमेल के अंदर मोटापन ले आती है, ठीक है। फीमेल के अंदर मोटी, फीमेल एक पतली सी फीमेल होगी, वो भी मोटी दिखाई देती है, मोटी हो जाती है कुछ ही दिनों के बाद, अगर ये थायराइड हो जाता है तो। और भी करैक्टर इसके अंदर आते हुए चले जाते हैं अगर ये थायराइड हो जाता है, जैसे कि बालों का झड़ना, बाल पूरी तरह से सिर पे से हट जाएंगे। दूसरा, मेटिकुलेशन पीरियड डिस्टर्बेंस होना। मेटिकुलेशन पीरियड क्या होता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो ये इसी के कारण होता है, थायराइड के ही कारण। कई सारी और भी फंक्शन इसके अंदर निकल के आते हैं इसी डिसीज़ के कारण। तो बहुत सारे करैक्टर हैं, वो डिस्कस हम बाद में करेंगे दूसरे टॉपिक में, लेकिन यहाँ पर हम मेन टॉपिक को डिस्कस करके चल रहे हैं आपसे। इसी का एक और पार्ट होता है पैराथायरॉइड्स। पैराथायरॉइड्स, ये पैराथायरॉइड्स इसी का, थायरॉइड्स का जो गर्दन के अंदर ही है, एक छोटी सी ग्लैंड होती है, एक छोटा सा एक दाना होता है जैसे कि चावल जैसा दाना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स, वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स इसको कंट्रोल नहीं कर पाती है। ये क्या करती है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स इसको कंट्रोल नहीं कर पाती है। इसमें पैराथायरोक्सिन हार्मोन्स निकलता है। इससे क्या निकलेगा, पैराथायरोक्सिन हार्मोन्स सीक्रेशन होता है। इसके अंदर कैल्शियम, Ca प्लस ये पी को बोलते हैं फास्फोरस। ये कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को कंट्रोल करता है। बॉडी के अंदर क्या करेगा, ये कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को ये कंट्रोल करेगा मेनली। इसी के बाद दूसरा आता है थाइमस ग्लैंड्स, ये भी इसी का पार्ट है। थाइमस ग्लैंड्स हमारी गर्दन के अंदर ही है। थाइमस ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स आप देख रहे होंगे, गर्दन से नीचे के अगर साइड में आए तो हमारा चेस्ट वाला रीजन आता है। थाइमस ग्लैंड्स उस बॉडी पर पाई जाती है जो चेस्ट एरिया होता है। तो चेस्ट एरिया में ये ग्लैंड्स लगभग 15 साल तक काम करती है। हमारे बॉडी जैसे हमारी एज होती है 15 ईयर्स तक, ये 15 साल तक काम करती है। उसके बाद ये काम नहीं करती है, ऐसे कह सकते हैं। उसके बाद ये थाइमस ग्लैंड्स काम करना बंद कर देती है। ये प्रोटीन और लिम्फोसाइट्स बनाती है। क्या करती है, ये प्रोटीन को और लिम्फोसाइट्स को बनाती है, और ये खासकर छाती या बच्च में पाई जाती है। को बता दें, ये छाती पर या बच्च पर पाई जाती है, बीचों बीच ये पाई जाने वाली ग्लैंड्स होती है। इसके बाद हम बताते हैं एडिनल ग्लैंड्स। एडिनल ग्लैंड्स क्या होती है, एडिनल ग्लैंड्स ये स्टमक के अंदर पाई जाती है। ये मेन ग्लैंड्स है, ये स्टमक के अंदर पाई जाती है। एडिनल ग्लैंड्स एक एडिनल हार्मोन्स होता है, उसका सीक्रेशन करती है, ठीक है। एडिनल ग्लैंड्स किसका सीक्रेशन करेगी, एडिनल हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है। इससे जो हार्मोन्स होता है, इसके जो हार्मोन्स है, हार्मोन से बीपी बढ़ जाता है। अगर ये और हैवी है तो ये इसका क्या होगा, बीपी बढ़ जाएगा। और ये किडनी में पाया जाता है, ये किडनी में पाया जाने वाला पार्ट होता है। एडिनल ग्लैंड्स कहाँ है, ये किडनी के अंदर सीक्रेट करती है, इस किडनी में ये पाया जाता है। इसके बाद आता है हमारा गोनोड ग्लैंड्स। गोनोड ग्लैंड्स जिसको हम जनन ग्रंथि बोलते हैं हिंदी में, या गोनोड ग्लैंड्स, ये खासकर कहाँ पाया जाता है, ये रिप्रोडक्शन हार्मोन सीक्रेशन करता है। गोनोड ग्लैंड से क्या होता है, रिप्रोडक्शन हार्मोन्स होता है, निकलता है। ये जनन हार्मोन्स कहलाता है। ये जनन हार्मोन्स जो होता है वो स्टेरॉयड का बना हुआ होता है। यही एक ऐसा हार्मोन्स है, बाकी के और सभी हार्मोन्स, जितने भी हार्मोन्स होंगे वो सभी हार्मोन्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं, और यही एक हार्मोन्स ऐसा होता है जो कि हमारा किसका बना हुआ होता है, स्टेरॉयड का बना हुआ होता है। लेकिन और सभी हार्मोन्स किसके होते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं। आपको पूछा जा सकता है गोनोड हार्मोन्स, गोनोड ग्लैंड्स किस हार्मोन्स का बना हुआ होता है, तो आपको आंसर देना है स्टेरॉयड्स का बना हुआ होता है। बाकी के सभी हार्मोन्स प्रोटीन के बने हुए होते हैं। अब मेल के अंदर
क्या होता है, मेल के अंदर टेस्टिस पाया जाता है जिसको हम वृषण कहते हैं। अब ये क्या सीक्रेशन करता है, टेस्टिस क्या सीक्रेशन करेगा, टेस्टिस यहाँ पर टेस्टिस्टेरोन हार्मोन्स का सीक्रेशन करता है। टेस्टिस्टेरोन हार्मोन्स बॉडी के अंदर सीक्रेशन होता है। दूसरा, ये स्पर्म्स को बनाने का काम करता है। ओके, मेल के अंदर क्या क्या है, टेस्टिस्टेरोन हार्मोन सीक्रेशन होगा और स्पर्म्स इसी के द्वारा बनना शुरू हो जाएगा। इसी के थ्रू बॉयज़ का भारीपन होना, लड़के की बॉयज़ का भारीपन होना, या उसके अंदर डिफरेंट चेंजेज आना, बॉडी के अंदर चेंजेज आना, इसी तरह से ये हार्मोन्स अपना वर्क करना शुरू कर देता है। इसी में लेके चलें तो फीमेल के अंदर क्या चेंज आता है, फीमेल के अंदर ओवरी होती है। ये ओवरी जो होती है, जिसको हम ओवरी डिफरेंट हार्मोन्स का सीक्रेशन करती है, जिसमें एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है। ओवरी के द्वारा सीक्रेशन होने वाला हार्मोन्स क्या है, यहाँ पर एस्ट्रोजन हार्मोन्स है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स ये फीमेल के अंदर एमसी के निर्माण में मदद करता है। जो मेटिकुलेशन पीरियड आता है, जो मासिक चक्र जो महिलाओं में आता है, वो इसी एस्ट्रोजन हार्मोन्स के कारण आता है। अगर ये हार्मोन्स हमारा सीक्रेशन नहीं होगा तो हमारे अंदर मेटिकुलेशन पीरियड नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये हार्मोन्स हमारा लगभग 13 साल की उम्र में ही ये जनरेट करना शुरू कर देता है। इसको हम एस्ट्रोजन हार्मोन्स कहते हैं। दूसरा आता है इसी के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स। ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स ये भी फीमेल के अंदर होता है। ये प्रोटेक्ट करता है बेबी को, जो माँ के गर्भ में होता है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, माँ के गर्भ में होता है, गर्भाशय के अंदर होता है, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स ही होता है जो कि बच्चे को वो प्रोटेक्शन प्रदान करता है, प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, दूसरी बाहरी और भी चीज़ों से या दूसरे अन्य आघातों से वो बचाव कौन सा हार्मोन्स करता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही करता है। इसके बाद एक और हार्मोन्स आता है रिलैक्सिन हार्मोन्स। रिलैक्सिन हार्मोन्स, ये हार्मोन्स अगर रिलैक्सिन हार्मोन्स की अगर डिलीवरी के दौरान, जब बच्चा पैदा होता है उस दौरान अगर इस हार्मोन्स की कमी आ जाती है तो निश्चित तौर पर उस फीमेल का ऑपरेशन करना डॉक्टर को निश्चित बन जाता है। अगर ये यहाँ पर जनरेट होना शुरू होता है तो अधिकता में जनरेट होता है, तो उस फीमेल की नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, क्योंकि इसी हार्मोन्स पर, रिलैक्सिन हार्मोन्स पर ये डिपेंड करता है। जिससे कि क्या होता है, रिलैक्सिन हार्मोन्स जनरेट हो रहा है तो यूट्रस का मुंह जो होता है, जो बच्चेदानी का जो मुंह होता है, वो एकदम खुल जाता है और खुलने के बाद ही बच्चा हमारा ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ चला जाता है। तो ये हमारे हार्मोन्स सीक्रेशन होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। मैं जैसा आपको बता चुका हूँ हमारी बॉडी में, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड्स को डिस्कस करने वाला हूँ अभी, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड्स हमारे ब्रेन के अंदर ही पाई जाती है, तो मैं उसी को डिस्कस कर रहा हूँ। अब लेके चलते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के ये एक मेन ग्लैंड्स होती है बॉडी के अंदर, इस ग्लैंड्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। आपकी समझ में आ रहा होगा ये बहुत अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा मैं हार्ड एंड उसमें लेके नहीं चल रहा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से नहीं कर रहा, लेकिन इसमें आपकी समझ में बहुत इजीली में आ रहा होगा, कोई हार्ड लैंग्वेज में नहीं पढ़ा रहा मैं इसको। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स ये ब्रेन में पाई जाती है। वैसे आपको पहले मैं बता चुका हूँ, ये ग्लैंड्स कहाँ होती है, ब्रेन में पाई जाती है, और ब्रेन के ऊपरी अधर तल पर पाई जाती है, ऊपर की साइड में जहाँ पर ये अधर तल पर पाई जाती है। इसे हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। आपको पता है, आपको पूछा जा सकता है इस ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। ये सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करने के लिए, सभी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, ऐसे कह सकते हैं। ये जो ग्लैंड्स होती है 0.5 ग्राम से लेकर के ये 0.7 ग्राम भार की होती है। इसका जो ग्लैंड्स का जो भार होता है, वेट होता है, वो 0.5 से लेकर के 0.7 ग्राम का होता है। क्लियर। इसकी जो लंबाई होती है वो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर लंबी, और चौड़ाई जो होती है 1 से 1.5 यानी 1.5 सेंटीमीटर, और जो गहराई होती है 0.5 सेंटीमीटर होती है। 0.5 सेंटीमीटर इसकी गहराई होगी इसी पिट्यूटरी ग्लैंड्स की। तो इसकी साइज मैं आपको बता चुका हूँ, साइज आपको ध्यान रखना इन चीज़ों को। और ये मेल में यानी मेल बॉडी में छोटी होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। मेल बॉडी में छोटी होती है और फीमेल बॉडी में कैसी होती है, ये लार्ज होती है, बड़ी होती है। तो
आपको पूछा जा सकता है, वाइवा क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है। पिट्यूटरी ग्लैंड्स मेल के अंदर कैसी होती है, छोटी या बड़ी? इसी प्रकार से फीमेल के अंदर छोटी या बड़ी आपको पूछा जा सकता है। तो मेल के अंदर छोटी होती है, फीमेल के अंदर बड़ी होती है। ये ग्लैंड बॉडी को कंट्रोल करती है, मास्टर ग्लैंड कहलाती है। यही ग्लैंड होती है जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करती है और इसी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसके द्वारा डिफरेंट हार्मोन्स सीक्रेशन होते हैं, डिफरेंट हार्मोन्स सीक्रेट होते हैं इसमें। तो डिफरेंट हार्मोन्स क्या होते हैं देखिए इसमें। पहला हम लेके चलते हैं TSH, जिसको हम थायरॉक्सिन स्टिमुलेशन हार्मोन्स कहते हैं। एक तो ये हार्मोन्स, दूसरा STS, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स ये वृद्धि हार्मोन्स होता है। अगर ये हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर जनरेट नहीं होता है तो हमारी जो लंबाई होती है वो कम रह जाती है, और अगर ये हार्मोन्स प्रॉपर जनरेट होता है तो ये वृद्धि हमारी बॉडी के अंदर वृद्धि होती हुई चली जाती है, लंबाई बराबर बनी होती है। जब STS अगर हमारी बॉडी से कम निकलेगा तो शरीर कैसा होगा, बौना होगा, और सही तरह से निकलेगा, पूरा सिक्रेशन करेगा तो ये जो साइज होगा पूरा राइट होगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपकी में? ठीक है। तो शरीर का लंबापन होना, शरीर का बौना होना, ये हमारा सोमेटोट्रोपिक हार्मोन्स पर ही डिपेंड करता है। इसके बाद हार्मोन्स आता है LTH, जिसमें हम लैक्टोजेनिक हार्मोन्स कहलाता है। ये लैक्टोजेनिक हार्मोन्स होता है LTH। ये दूध के जो दूध होता है मिल्क के निर्माण में मदद करता है। इसमें जो मदर के अंदर जो दूध का निर्माण होता है उसका ये निर्माण करता है, और इसको हम प्रोलैक्टिन भी कहते हैं। ये हार्मोन्स क्या कहलाता है, इसको प्रोलैक्टिन हार्मोन्स भी कहलाता है। इसी के कारण मदर के अंदर दूध का आना शुरू होता है। जब बच्चा होता है, बेबी होता है, उसी दौरान मदर के स्तनों में, मदर के ब्रेस्ट में दूध आना शुरू हो जाता है। तो इसी हार्मोन्स के कारण ही मदर के स्तनों में या फीमेल के स्तनों में दूध आना शुरू होता है। इसके बाद आता है ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स ये क्या काम करता है, बॉडी के अंदर ये मिल्क का सिक्रेशन करता है। ये आसानी से इसका सिक्रेशन हो जाता है। इसी में ये मिल्क का जो सिक्रेशन करता है, जैसे आप जानते हैं कि अगर मिल्क अगर हमारा आता नहीं है या मिल्क होता नहीं है तो ये ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स का मेन इफेक्ट होता है। जैसे कि बहुत सारे जिसके गाय भैंस पालने वाले जो भी लोग होते हैं, अगर कभी भी वो दूध नहीं देती है गाय या भैंस कोई भी, तो उसके एक इंजेक्शन लगाया जाता है जो ऑक्सीटॉक्सिन का इंजेक्शन होता है। वो ही ऑक्सीटॉक्सिन ये हार्मोन सिक्रेशन करता है। वहाँ पर उसकी जो दुग्ध की जो ग्रंथियाँ होती है वो कॉन्ट्रैक्टाइल हो जाती हैं और दूध का सिक्रेशन आसानी से वो कर लेते हैं। तो इसी हार्मोन्स के कारण, जैसे कि मदर के अंदर भी हार्मोन्स जनरेट करता है, तो दूध का आसानी से उतरना किसके कारण ही होता है, ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन्स के कारण ही होता है। दूसरा, इसी के अंदर आप समझ रहे होंगे इन पूरे टॉपिक को, इजीली आपकी समझ में आ रहा होगा, वैसोप्रेसन हार्मोन्स आता है। वैसोप्रेसन हार्मोन्स, ये वैसोप्रेसन हार्मोन्स जो होता है ये टॉयलेट की सांद्रता को बनाए रखता है। जब हमें टॉयलेट आती है तो टॉयलेट की सांद्रता को ये बनाने का काम करता है, जिसमें डाइल्यूट और कंसंट्रेशंस इस फॉर्म में ये बना हुआ होता है। तो टॉयलेट की जो सांद्रता होती है, अगर इसमें हमारे इस वैसोप्रेसन हार्मोन्स की कमी आ जाती है तो हमारे पेशाब की नली में जलन होने लगती है। जब हम पेशाब करने जाते हैं, टॉयलेट करने के लिए जाते हैं, तो हमारे जलन होना शुरू हो जाती है, या तो टॉयलेट के बाद या टॉयलेट करते समय उसकी जो ट्यूब्स होती है उस ट्यूब में जलन होना शुरू हो जाती है। तो किसके कारण होती है, वो वैसोप्रेसन हार्मोन्स के कारण ही होती है। तो इसी में हमने आज मैं आपसे जो डिस्कस किया है वो मैंने हार्मोन्स को डिस्कस किया है। ये हार्मोन्स आपके BSc सेकेंड ईयर में काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, और इसी टॉपिक में आपका पूरा का पूरा ये टॉपिक एंडोक्राइन ग्लैंड्स मैंने आपको कंप्लीट कराया है। इसी के बाद में अगली जो ग्लैंड आएगी वो ग्लैंड आपकी मिक्स ग्लैंड आएगी, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। तो ये आपका जो वीडियो है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।